इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 प्रश्न पत्र के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर चारों वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो चारों में एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, आर। जो आर यूज होता है वो सब्जेक्ट के प्लूरल के अनुसार यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर बहुवचन होगा वहां पर आर होगा और जहां पर सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन होता है वहां पर इज का यूज किया जाता है। तो ये तो तय है कि जो सब्जेक्ट आएगा वो बहुवचन होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया गया ऑल दिस मेन, ये सिंगुलर है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन कट हो गया, दूसरा गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में देखिए मैन का जो प्लूरल होता है वो मेन होता है, यहां पर मेंस लिखा गया है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा और चौथा कट हो गया। ठीक है, उसके बाद से पहले ऑप्शन को देखिए, ऑल दीज मैन आर जेंटल। पहले ऑप्शन में मैन लिखा गया जो कि सिंगुलर है, लेकिन आर के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि ये सिंगुलर था। तीसरा ऑप्शन देखिए, ऑल दीज मेन आर जेंटल, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर का भी यूज किया गया, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 3 ऑल दीज मेन आर जेंटल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एक वाक्य आपको दिया गया, ही केम टू मी डैश मिडनाइट। यहाँ पर जो ऑप्शन में चारों प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं वो सभी समय के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। अगर आप वाक्य को पढ़ें तो समय आपको दिया गया कि मध्य रात्रि में, और जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो भी समय के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। थोड़ा सा आप इसको डीप में समझ लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है ऑन, इसका यूज किसी पर्टिकुलर दिवस को डिनोट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई विल कम ऑन मंडे, यानी कि किसी पर्टिकुलर दिवस, सोमवार की बात हो रही है या फिर मंगलवार, बुधवार, मतलब सप्ताह के 7 दिन की किसी की भी अगर बात की जाए तो वहां पर ऑन यूज किया जाएगा उसके पहले। जैसे मैं बोलूं आई विल कम ऑन मंडे, वहां पर किसी पर्टिकुलर दिवस की बात हो रही है, इस वजह से ऑन आया। एट की अगर बात की जाए तो किसी निश्चित समय के लिए एट का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं 9 बजे आऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल कम एट 9 o'clock, यहां पर समय निश्चित था कि 9 बजे। ठीक है, तो इस वजह से एट का यूज किया जाता है जहां पर समय निश्चित होता है। इन का यूज तब किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर वर्ष की बात हो या फिर पर्टिकुलर किसी मंथ की बात हो। अगर मैं ये बोलूं कि मैं दिसंबर में आऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल कम इन दिसंबर। और अगर यही मैं बोलूं कि मैं 2023 में आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर वर्ष की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम इन 2023। उसके बाद से अगर अपॉन की बात की जाए तो आप लोगों ने कहानियों में बहुत पढ़ा होगा, वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि जो समय बीत चुका है और अनिश्चित है उसके लिए अपॉन का यूज किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय एक राजा था, इस टाइप से कहानियां जो शुरू होती हैं वहां पर अपॉन का यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर वाक्य को देखें, ही केम टू मी मिडनाइट, मतलब कि वह मेरे पास मध्य रात्रि में आया। अब मध्य रात्रि ये निश्चित समय है कि रात के 12 बजे ही मध्य रात्रि होता है, तो ये चूंकि निश्चित है इस वजह से यहाँ पर एट का यूज किया जाएगा, क्योंकि जो समय निश्चित होता है उसके पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। 62 का ऑप्शन नंबर 2 एट सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। दिए गए वाक्यों में से कौन एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। एडजेक्टिव का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो किसी क्रिया की यानी वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य ध्यान से पढ़िए, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल। तीसरा ऑप्शन देखिए, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल। इसमें भी मैन की विशेषता बताई जा रही है जो कि नाउन है, इस वजह से इसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी। यहां पर देखिए किसी स्थान की बात की जा रही है जो कि एक नाउन होता है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, इस वजह से इसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, यहां पर देखिए लिव मीन्स क्या होता है, रहना होता है, और उसी का सेकंड फॉर्म लिव्ड यूज किया गया है। अब चूंकि क्रिया है, वर्ब है और उसकी विशेषता बताई जा रही है इस वाक्य में, इस वजह से इसमें एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब क्लॉज यूज किया गया है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है बल्कि एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि जो विशेषता बताई जा रही है वो रहने की यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज जूनियर डैश मी। देखिए जूनियर हो गया, सीनियर हो गया और उसके अलावा प्रीफर हो गया, इन सब के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो टू यूज किया जाता है। तो ही इज जूनियर टू मी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर 4 टू सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आइदर ही इज मैड डैश ही फिन्स मैडनेस। देखिए ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान दिया गया था। अगर आपको यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन नहीं भी पता हो तो आप एक फॉर्मेट जरूर पढ़े होंगे आइदर और का, वही फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 और यूज किया जाएगा क्योंकि वाक्य के पहले आइदर यूज किया गया है। तो 65 का ऑप्शन नंबर 4 और सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप लोग जानते होंगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस बोला जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। मतलब कि कुछ बच्चे घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो हैं वह सब्जेक्ट है और उन्हीं की प्रधानता है इस वाक्य में, जिसकी वजह से ये एक्टिव वॉइस में है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। मतलब शिक्षक ने बच्चे के लेट आने पर उसको डांटा। किसने डांटा? टीचर ने डांटा। यहाँ पर भी शिक्षक यानी द टीचर यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है, इस वजह से ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखिए, समवन में स्टील द बाइसिकल। मतलब कि कोई साइकिल को चुरा सकता है। अब कौन चुरा सकता है? कोई चुरा सकता है। यहाँ पर भी समवन यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखिए, माई वॉच वाज लॉस्ट। मतलब मेरी घड़ी गुम हो गई। यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है जो घड़ी को चुरा रहा होगा, ये सिर्फ कर्म प्रधान है इस वाक्य में। अगर ये रहता कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली तो वहाँ पर फिर सब्जेक्ट किसी की चर्चा हो रही है जो कि प्रधान हो जाता, तो वो एक्टिव वॉइस में होता। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया, सिर्फ कर्म की बात हो रही है कि माई वॉच वाज लॉस्ट, मेरी घड़ी चोरी हो गई। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है, इस वजह से 66 का ऑप्शन नंबर 4 माई वॉच वाज लॉस्ट पैसिव वॉइस में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज इन करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वाक्य आपको दिया गया है डू इट और इसका पैसिव वॉइस में करेक्ट वाक्य क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए डू इट जो है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए लेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन में सिर्फ चौथे में आपको लेट दिया गया है, इस वजह से पहला दूसरा तीसरा तो आप देखते ही कट कर देंगे। एक ही ऑप्शन में लेट दिया गया है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेट इट बी डन। 67 का ऑप्शन नंबर 4 लेट इट बी डन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, यानी दिए गए शब्दों में से कौन सा बहुवचन में है। ऑप्शन नंबर 4 क्राइटेरिया सही उत्तर होगा, क्योंकि क्राइटेरिया बहुवचन में होता है और इसके सिंगुलर वचन की बात की जाए, मतलब एक वचन की अगर बात की जाए तो क्राइटेरियन होता है। स्पेलिंग होता है CRITERION। क्राइटेरियन जो होता है वह सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। 68 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, यानी दिए गए संज्ञा में से कौन सा बहुवचन में है। यहाँ पर देखिए माइस लिखा गया जो कि माउस का बहुवचन होता है। माउस का यानी चूहा का बहुवचन क्या होता है? माइस होता है। 69 का ऑप्शन नंबर 2 माइस सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। मतलब कि वह एक अनाथ था और अपने चाचा के साथ रहता था। प्रश्न आपसे पूछा गया, इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। मतलब दिए गए वाक्य में जो शब्द ऑर्फन यूज किया गया है यानी अनाथ, उसका जेंडर क्या है, उसका लिंग क्या होगा। देखिए ये पूरा वाक्य आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस पूरे वाक्य से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ शब्द की बात की जा रही है, ऑर्फन में कौन सा लिंग होगा। अगर आप पूरे वाक्य को पढ़ करके ही यानी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार अगर आप उत्तर लगा करके मैस्कुलिन यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसको लगा करके चले आएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य की बात ही नहीं की जा रही है। सिर्फ शब्द जो है ऑर्फन अनाथ शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा लिंग होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि वह अनाथ है तो क्या ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वह जो है वो लड़का के लिए यूज किया गया या फिर लड़की के लिए यूज किया गया। अगर लड़की भी कोई अनाथ होगी तो उसके लिए भी हम लोग अनाथ वर्ड ही यूज करेंगे, और लड़का अगर कोई अनाथ होता है तो उसके लिए भी अनाथ वर्ड ही यूज किया जाता है। तो जहां पर हम लोग कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी जाति का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का, तो वहां पर कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, तो अनाथ शब्द में भी कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि अनाथ शब्द से किसी पुरुष जाति की बात हो रही है या फिर महिला जाति की बात हो रही है। तो ऑर्फन में हमेशा कॉमन जेंडर होगा।
फेमिनिन जेंडर वहां पर होता है जहां पर स्त्री जाति का बोध होता है, मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष जाति का जहां पर बोध होता है, और न्यूटर जेंडर का मतलब नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मेज, कुर्सी, टेबल, इन सब के लिए न्यूटर जेंडर का यूज किया जाता है। प्रश्न में आपसे ऑर्फन शब्द की बात की गई थी जिसमें कॉमन जेंडर होगा। 70 का ऑप्शन नंबर 1 कॉमन जेंडर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। दिए गए वाक्यों में से उस वाक्य को चुनिए जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने का जो नियम होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका हैड यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। चारों वाक्य को आप देखिए, सिर्फ दूसरे में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन यूज किया गया है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते ही आपको टिक कर देना है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म जिस भी सेंटेंस में होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। वाक्य आपको दिया गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको एक ही ऑप्शन सटीक लगेगा, पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी में अनुवाद ये हुआ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। अब यहाँ पर देखिए, द अगर फर्स्ट के पहले यूज किया जाए तो ये इससे डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम लोग कर रहे हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहले व्यक्ति थे, मतलब ये निश्चित है कि वही पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। तो जहाँ पर निश्चित आर्टिकल का यूज करना होता है वहाँ पर द का यूज किया जाता है। तो पहले में द फिल हो जाएगा, और दूसरे में देखिए, जब भी किसी ग्रह उपग्रह की बात होती है तो उसके पहले में हमेशा द का यूज किया जाता है। तो मून के पहले भी आपको द का ही यूज करना होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर 1 द सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को आपको भरना है। वाक्य आपको दिया गया है, द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर डैश आर। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर 2 घंटे या फिर 3 घंटे की बात होती तो ये बहुवचन में होता और उसके लिए आर के आगे एस यूज किया गया जाता, यानी आर्स होता। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपसे सिर्फ आर लिखा गया, इसलिए 2 घंटे और 3 घंटे हो ही नहीं सकता। पहला चौथा ऑप्शन कट हो गया, अब बचा दूसरा तीसरा ऑप्शन। देखिए, आर जो है इसको बहुत लोग हावर पढ़ते हैं या फिर बहुत लोग हावर पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर होता है। ठीक है, जब इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये अ से शुरू हो रहा है। अ एक वॉवेल को डिनोट करता है, इस वजह से इसके पहले आपको एन आर्टिकल का यूज करना होगा। तीसरा ऑप्शन ए वाला जो है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आर के हिसाब से आपको जो वॉवेल आ रहा है इस वजह से एन यूज करना होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा 73 प्रश्न का। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर एन आर, यानी कि शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड, यानी ऑक्स जो शब्द है इसको बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से सफिक्स को लगाइए। देखिए, ऑक्स का जो प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है वो ऑक्सन होता है, जिसमें ऑक्स के आगे ई एन जोड़ दिया जाता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन, यानी कि जो शब्द ग्रो दिया गया है इसको आपको संज्ञा में बदलना है बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए सफिक्स में से कोई भी एक जोड़ करके। अब देखिए, ग्रो जो शब्द है इसमें अगर पहला ऑप्शन मैं जोड़ दूं एस तो ग्रोज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का यस या फिर ईएस फॉर्म यूज किया जाता है, तो ये यस या फिर ईएस फॉर्म हो जाएगा जो कि वर्ब होगा। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? नाउन पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, ग्रोथ, अगर दूसरा मैं जोड़ दूं ग्रो में टीएच तो हो जाएगा ग्रोथ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकास। देखिए, ग्रोथ जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसे ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ विकास हो रहा है। इस वजह से दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म में आ जाएगा ग्रोथ में, अगर ग्रोथ को टीएच को जोड़ दिया जाए। तो 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। एक बार आगे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगर तीसरे ऑप्शन को जोड़ दिया जाए आईएनजी तो क्या हो जाएगा? ग्रोइंग हो जाएगा। ग्रो में आईएनजी का फॉर्म हो जाएगा जो कि वर्ब को डिनोट करेगा, इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन देखिए, एन अगर जोड़े तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव होता है और थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है, तो ये भी वर्ब का ही थर्ड फॉर्म है। तो पहला, तीसरा और चौथा सभी वर्ब के ही फॉर्म होंगे, लेकिन प्रश्न में आपसे नाउन पूछा जा रहा था, तो दूसरा ऑप्शन अगर मैं जोड़ दूं ग्रोथ तो यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, इस वजह से 75 का ऑप्शन नंबर 2 टीएच सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ फेमिनिन जेंडर नाउन, यानी दिए गए वाक्यों में से किसमें
फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है सब्जेक्ट से। पहला ऑप्शन देखिए ऑल द यंग मेन, मेन आ गया यानी पुरुष जाति का बोध हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए ऑल द मेल मेंबर्स, मेल यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, यहाँ पर फीमेल मेंबर्स की बात हो रही है यानी कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑल द ओल्ड मेन हैव अराइव्ड, यहाँ पर भी मेन की बात की जा रही है, इस वजह से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लेकिन प्रश्न में आपसे स्त्री जाति के बारे में पूछा गया है तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर 3 ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड, यानी कि जो विदेशी भाषा के शब्द को वो सिखा रहा है लेकिन बिना उसकी मदर टंग का यूज किए हुए, किसके, बच्चे के मदर टंग का यूज नहीं करना है। तो जब भी बिना मदर टंग के यूज की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड आता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को ऐसा हम लोग इन्वायरमेंट दे दें, जैसे इंग्लिश मीडियम की अगर बात की जाती है तो बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शिक्षक से लेकर के बच्चे सब कुछ इंग्लिश में ही बात करेंगे, भले ही आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए लेकिन अंग्रेजी में ही बात करना है। इस वजह से उस स्कूल में इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया जाता है कि मदर टंग में शिक्षक को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप क्या बोल रहे हैं या फिर कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। इस वजह से बच्चे डायरेक्टली वो फॉरेन लैंग्वेज यानी अंग्रेजी को बोलना सीख जा रहे हैं। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिना मदर टंग का यूज किए हुए फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स को किस प्रकार से सिखाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, तो ये डायरेक्ट मेथड में यूज होता है। 77 का ऑप्शन नंबर 3 द डायरेक्ट मेथड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यानी कि अगर आप अपने छात्र के लेखन कौशल की समझ को जांचना चाहते हैं, आगे पढ़िए, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, यानी कि तो फिर आप उनके किस कौशल को जांचना चाहेंगे। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला लिसेंड टू यानी कि उनके सुनने के कौशल को, दूसरा रीड यानी कि उनके पढ़ने के कौशल को, तीसरा रिटन यानी कि उनके लेखन कौशल को, और चौथा स्पोकन यानी कि उनके अभिव्यक्त करने के कौशल को। तो यहाँ पर देखिए, जब भी रिटन इंग्लिश के समझ की अगर हमको जांच करनी होती है तो हमेशा उसके पठन कौशल की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, क्योंकि जब बच्चा पढ़ पाएगा तभी तो लिख पाएगा, क्योंकि कौन से वर्ड्स को यूज करना है जब वो पढ़ करके समझ सकता है तभी तो उसको यूज करके लिख भी पाएगा। अगर बेसिक स्किल्स की बात की जाए तो LSRW यानी लिसनिंग, उसके बाद से स्पीकिंग, उसके बाद से रीडिंग और अंत में राइटिंग आता है। तो राइटिंग के पहले क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। तो रीड करने के बाद ही वो अच्छे तरीके से लिख सकता है। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी छात्र के लेखन कौशल की जांच करने के लिए आप उनके किस कौशल की जांच करेंगे, तो वो बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं इसकी जांच करेंगे, तो वो लेखन कौशल की जांच हो जाएगी। तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 रीड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। पहला वाक्य दिया गया, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर। टुवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, आप अपने शिक्षक की ओर नहीं सुनते हैं, शिक्षक को सुनते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्लीज लिसन योर टीचर, और तीसरा ऑप्शन देखिए, प्लीज लिसन टू योर टीचर। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में सिर्फ टू का अंतर है लिसन के बाद से, तो लिसन के बाद से टू का यूज आपको करना ही होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। चौथे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर्स, ये भी गलत है। तो 79 का ऑप्शन नंबर 3 प्लीज लिसन टू योर टीचर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। पहला ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, दूसरा ऑप्शन है आई एम नॉट बिलीविंग हिम, जो कि ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आई डोंट बिलीव हिम, मतलब मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। 80 का ऑप्शन नंबर 3 आई डोंट बिलीव हिम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले कंजंक्शन को समझ लीजिए। कंजंक्शन क्या होता है कि एक शब्द होता है जो कि 2 वाक्यों को जोड़ता है, उसमें भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलग होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अलग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जो 2 वाक्य जुड़ेंगे कंजंक्शन से, वो दोनों वाक्य सेम रैंक के होंगे, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जो 2 वाक्य जोड़े जाते हैं उनका रैंक समान नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो दिया गया बट एंड फॉर, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं, क्योंकि जो 2 वाक्य इनसे जुड़ेंगे वो दोनों समान रैंक के होते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, इफ़,
वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब भी इफ़ का प्रयोग करके आप दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो दोनों वाक्य सेम रैंक में नहीं होते हैं। इस वजह से इफ़ जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। प्रश्न में आपसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इफ सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वाक्य आपको दिया गया हिज थर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर डैश एनीथिंग एल्स। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा कि उसका शिक्षा के प्रति प्यास उसे किसी और चीज़ के लिए फुर्सत नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑन, एट, बाय दिया गया है। देखिए शिक्षा के लिए प्यास होता है, शिक्षा पर प्यास नहीं होता है, या फिर शिक्षा द्वारा प्यास नहीं होता है। तो फॉर के लिए हमेशा फॉर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, उसकी शिक्षा के लिए प्यास, के लिए के वजह से फॉर का यूज करना होगा। दोनों डैश में आपका फॉर यूज होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। मतलब उसके शिक्षा के प्रति प्यास उसको किसी और चीज़ के लिए फुर्सत नहीं देती है। तो 82 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज अ फास्ट राइटर इज, यानी कि दिए गए वाक्य में जो शब्द फास्ट है वह क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एडवर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है। देखिए ही इज अ फास्ट राइटर यानी कि फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है, राइटर की विशेषता बता रहा है। और राइटर क्या है, एक लेखक। लेखक क्या होता है, नाउन होता है। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होते हैं, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो फास्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि वो राइटर की विशेषता बता रहा है। राइटर क्या था, नाउन था, और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो 83 का ऑप्शन नंबर 4 एन एडजेक्टिव सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यों में से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज आएगा, यानी एक ही पूर्ण वाक्य आता है। दूसरा ऑप्शन देखिए सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, यानी कि वह अच्छा व्यवहार करना नहीं जानती है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस है, इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस है। तीसरा देखिए आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही क्लॉज आया हुआ है। चौथा देखिए ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ये भी एक ही क्लॉज है, इस वजह से सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो उसको देखिए सी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, इसमें 2 वाक्य है। सी रीड्स ये पहला वाक्य हो गया, और सी लाइक्स अगर मैं दूसरे वाक्य को पढ़ूँ, सी लाइक्स मतलब कि वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है, इसका अर्थ निकालने के लिए आपको पहले वाक्य पर निर्भर रहना पड़ रहा होगा कि वह पसंद करती है जो वो पढ़ती है। तो इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें 2 क्लॉज आए हुए हैं और दूसरे क्लॉज का अर्थ निकालने के लिए पहले क्लॉज पर वो डिपेंडेंट है। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, 84 में आपसे नॉट पूछा गया था, इस वजह से 84 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, यानी कि दिया गया वाक्य किस टेंस में है। देखिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये फ्यूचर टेंस में ही होगा, ये तो कंफर्म है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका गलत हो गया। उसके बाद से देखिए ऑप्शन 1 की बात की जाए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तो ये सही उत्तर होगा। आगे ऑप्शन 3 की अगर बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, जबकि वाक्य देखिए प्लेइंग वर्ब प्ले का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया, इस वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद से देखिए ऑप्शन नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की गई है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल के साथ हैव यूज करना होगा, तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत, चौथा गलत हो गया, और बचा ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जो कि सही उत्तर है। 85 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 86 और 87 पैसेज आधारित प्रश्न थे। एक पैसेज आपको दिया गया था, इस पैसेज को पढ़ करके इसके उत्तर देने थे। 86वां प्रश्न देखिए, आपको पैसेज की आवश्यकता ही नहीं थी। द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति या फिर ताकत। तो स्ट्रेंथ कौन सा शब्द है, देखिए शक्ति को या फिर ताकत को ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वह शक्तिशाली है, इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। 86 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 87 की अगर बात की जाए वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, यानी कि जो बदला नहीं लेता है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रश्न को आपको पैसेज के अनुसार उत्तर देना था।
पहले ही लाइन में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि क्षमा करना, किसी को क्षमा कर देना उस व्यक्ति की कमजोरी के रूप में जाना जाता है। इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि वास्तव में ये उसके शक्तिशाली होने का प्रदर्शन है। तो पहले ही दूसरे लाइन में आपको क्लियर हो जा रहा है कि जो किसी को क्षमा कर देना यानी बदला ना लेना, वो उसकी किसकी निशानी है, उसके स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी है। तो 87 का ऑप्शन नंबर 2 अ स्ट्रॉन्ग मैन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 और 89 एक कविता पर आधारित था। इस कविता को पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना था। नीचे आपको पूरा कविता दिख रहा होगा। इस कविता पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन, यानी जो शब्द अनट्रोडन है इसका मीनिंग क्या है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो पहले ही लाइन में अनट्रोडन वर्ड यूज किया गया। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन का मतलब होता है कि अनियंत्रित। आप जब कविता को पढ़ेंगे तो कुछ इसी सेंस में आपका मीनिंग निकलेगा। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनएक्सप्लोर्ड सही उत्तर हो जाएगा। 89 प्रश्न की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड स्टेंजा, यानी कि जो दूसरा स्टेंजा दिया गया है, आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच को आपको फाइंड करना है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो कि अपने एक्चुअल मीनिंग में तो यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन विशेष प्रभाव के लिए उनका काल्पनिक रूप यूज किया जाता है, उस शब्द को आपको चुनना था। तो दूसरा स्टेंजा आप देख लीजिए, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ऑप्शन नंबर 4 में सिमली, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो 89 का ऑप्शन नंबर 4 सिमली सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यानी नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। पहला वाक्य है देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। दूसरा वाक्य है शी शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। और तीसरा शी शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्यूज्ड। यहाँ पर देख लीजिए, फ्यू और लिटिल शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों वाक्यों में। फ्यू और लिटिल का दोनों का सेंस कम के सेंस में लिया जाता है कि मतलब कुछ कम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्यू का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर काउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कुछ कलम है, तो मैं बोलूँगा आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है। और लिटिल का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसके प्रति दया दिखाया, तो मैं वहाँ पर गिन नहीं पाऊँगा कि 4 दया दिखाया या फिर 5 दया दिखाया। मर्सी जो होता है, दया होता है, उसे आप ना तो तौल सकते हैं ना तो गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नहीं होता है। तो जहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पर फ्यू का यूज होगा, और जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है वहाँ पर लिटिल का यूज किया जाता है। देखिए पहला और दूसरा जो वाक्य दिया गया है इसमें होप यानी कि आशा की बात की गई है। आशा को आप गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिटिल अगर यूज होता तो सही होता, लेकिन फ्यू चूंकि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में देखिए कंसर्न की बात की जा रही है, कंसर्न भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जबकि फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए तीसरा जो वाक्य दिया गया है लिटिल मर्सी, मर्सी यानी दया की बात की जा रही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, दया को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ लिटिल का यूज किया जाता है, तो तीसरे ऑप्शन सी में लिटिल का यूज किया गया है, इस वजह से यही एक वाक्य है जो कि शुद्ध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, इसमें आप देखिए वनली सी वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से देखिए 90 का ऑप्शन नंबर 2 वनली सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट 2019 के अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का हल देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।